Hello student, welcome to all at Nimbus Learning Platform powered by Engineers Academy. Myself is Mahesh Kumar Jain. I am going to teach you strength of material. तो डियर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में कुछ लेक्चर्स, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और ये आपके लिए गेट, आईएएस और एसएससी, जेई सबके लिए बड़ा ही यूजफुल होगा। तो देखिए आप मेरे साथ अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने वाले हैं, तो रेडी हो जाइए। हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इस सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले जानने से पहले इसके कुछ नाम के बारे में जानना होगा। तो मैं इसके कुछ नाम के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो इस सब्जेक्ट को आपने देखा होगा सॉम, मॉस, मॉम, एमएस। Dear, this subject are known various name in various field। अलग अलग फील्ड में इस सब्जेक्ट को अलग अलग नाम से, अलग अलग इसके नाम हो सकते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द सॉम। सॉम मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मॉस, मॉस मीन्स डियर, मॉस का मतलब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। और थर्ड वन दैट इज द मॉम, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। एंड लास्ट वन फोर्थ इज द एमएस। एमएस मीन्स मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो डियर इसके अलग अलग फील्ड में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है, पर डियर जो कंटेंट होगा वो कंटेंट सेम होने वाला है। हम क्या क्या देखने वाले हैं इसमें डियर, तो सबसे पहले मैं इसके कंटेंट की बात करूंगा, फिर मैं इसके बारे में आपसे धीरे धीरे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगा, दैट इज द इंट्रोडक्शन। दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो डियर इस फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले स्ट्रेस से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। जब मैं आपको इन दोनों से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, इनके बारे में आपको बता दिया जाएगा, तो उसके बाद इनके बीच में रिलेशन बनाया जाएगा, तो फिर हुक्स लॉ अपन को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम इसी में अलग अलग टाइप एप्लीकेशन हुक्स लॉ पढ़ेंगे, हम इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ेंगे, हम थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ेंगे, हम स्ट्रेन एनर्जी पढ़ेंगे, हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का स्टडी इस पूरे चैप्टर नंबर फर्स्ट में करवाया जाएगा। तो बेसिकली चैप्टर नंबर फर्स्ट इज द 6 पार्ट। इसके अंदर 6 पार्ट इंक्लूडिंग है। तो डियर मैं ये 6 के 6 आपको पार्ट इसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में, जिससे अपने अंदर एक स्ट्रेस के बारे में एक फिलोसॉफी जनरेट होगा, कुछ आइडियाज जनरेट होंगे। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 2 दैट इज द एसएफडी एंड बीएमडी। मैं आपको शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल्स में स्टडी करवाने वाला हूं। उसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 3 की, दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेसेस। चैप्टर नंबर 3 इज द बेंडिंग स्ट्रेसेस। चैप्टर नंबर 4 इज द टॉर्शनल स्ट्रेसेस। Chapter number 5 is the shear stresses. Chapter number 6, तो 5th चैप्टर तक तो अपन को स्ट्रेस का सभी स्ट्रेसेस के बारे में जानने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 6 इज द प्रेशर वेसल। चैप्टर नंबर 7 इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। इसके अंदर बेसिकली आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 8 इज द कॉलम, स्ट्रक्ट एंड कॉलम।
चैप्टर नंबर 9 दैट इज द टॉप थ्योरी ऑफ फेलियर। थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 10 कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। चैप्टर नंबर 11 इज द डिफ्लेक्शन। तो डियर, यहां मैं आपको इन 10 चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, पूरी सोम इन 10 चैप्टर के अंदर कंप्लीट करवाऊंगा। सारा का सारा सोम इन 10 चैप्टर्स के अंदर आ जाएगा। तो डियर, ये अलग अलग जो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं सब्जेक्ट के, इन सब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट रहेगा बेसिकली यही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ये सारा कंटेंट इन सभी सब्जेक्ट में इंक्लूडिंग होगा। नाम अलग हो सकते हैं लेकिन जो कंटेंट है वो सेम रहने वाला है आपके पास। तो मैं बेसिकली इन 10 और इन 11 चैप्टर्स के बारे में आपको इसमें डिटेल में स्टडी करवाने वाला हूं। तो मैंने आपको कंटेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया। अब बात करते हैं हम, चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं। चलिए डियर, हम बात करें। अब सबसे बेसिकली बात आती है इस सब्जेक्ट का ओरिजिनेटिंग कहाँ से हुआ, ये सब्जेक्ट कहाँ से बनाया गया, क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाएगा, क्या क्या बेसिक है, क्यों अपन इसको यूज में लेंगे, ये सारी चीजें अपन इस सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट का ओरिजिनेटिंग की बात करें कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो यहाँ इसके नाम में ही इसका ओरिजिन छुपा हुआ है। तो डियर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, तो हर एक नाम में कहीं ना कहीं एम इंक्लूडिंग है। एम मीन्स अगर देखा जाए इंटरनली दैट इज कॉल्ड द मैकेनिक्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैकेनिक्स की। तो चलिए हम इसके ओरिजिनेटिंग की बात करते हैं कि ये मैकेनिक्स क्या है और किस तरह से ये सॉम से रिलेटेड है। दैट इज द मैकेनिक्स। हम बात करेंगे मैकेनिक्स की। आप आई थिंक आप सभी रेडी होंगे। तो डियर, सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज द मैकेनिक्स। तो क्या डेफिनेशन है इस मैकेनिक्स का, तो मैकेनिक्स क्या होती है, चलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए ध्यान से। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, it is the branch of science in which we deals with forces and their effect on the body। तो डियर, यहां समझने की कोशिश करना मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर जनरली एक फोर्स और उसका इफेक्ट देखा जाएगा किस पे डियर, बॉडी पे। इट मीन्स जब आप बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करोगे एक्सटर्नली, तो उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आएंगे, अगर इन सब इफेक्ट की स्टडी करनी होगी तो वो ब्रांच अपन को मैकेनिक्स के अंदर करना होगा। तो डियर, अब सबसे पहले एक बेसिक बात करें फोर्स की। तो व्हाट इज द फोर्स। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी से करूंगा कि व्हाट इज द फोर्स। फोर्स क्या होगा, हम इसकी बात करने वाले हैं।
तो फोर्स होता क्या है? तो सिंपल डेफिनेशन डियर, any external agency which tries to change the state of the body. देखो डियर, बड़ा डेफिनेशन, बड़े ध्यान से सुनना. it is the external agency which tries to change the state of body. मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में है और अगर फोर्स लगाया और बॉडी ने अपनी स्टेट मतलब रेस्ट वाली स्टेट को चेंज करके मूव हो गया है, तो इसका रीजन क्या होने वाला है? बिकॉज ऑफ फोर्स. इसी तरीके से मान लीजिए कोई मूवेबल है और किसी फोर्स ने उसे क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया है, मतलब उसकी कहीं ना कहीं स्टेट को, इसकी कंडीशन को आपने चेंज कर दिया है. तो ऐसे एक्सटर्नल एजेंसी को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज द फोर्स. फोर्स आर द वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस आर अवेलेबल इन द स्ट्रक्चर. ठीक है, तो मैं बाद में उनकी डिटेल में बात करूंगा. तो बेसिकली ये समझना. तो डियर, अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स को अप्लाई करूं तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उसकी अपन को बात करनी है कि एक बॉडी पे फोर्स लगाने पे क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं. अपन को इस चीज के ऊपर बात करनी पड़ेगी कि कौन कौन से इफेक्ट आ सकते हैं. तो मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा कि जब मैं किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता हूं, लाइक दिस, मान लीजिए ये बॉडी है और मैंने इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई किया, तो इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में क्या हो सकता है? तो अगर मैं यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो बॉडी यहाँ से मूव होके यहाँ चली जाएगी. तो बॉडी ने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर ली है. तो पोजीशन चेंज अगर फोर्स की वजह से हुई है तो ऐसे इफेक्ट को डियर, ऐसे इफेक्ट को डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा. that is called the displacement. तो what is the displacement? Change in the position. Change in the position is called as a displacement. आपने उस फोर्स की वजह से उसकी पोजीशन को चेंज कर दी है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. और डियर, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी तो बॉडी में कोई ना कोई वेलोसिटी क्रिएट हो जाएगा. बॉडी मोशन में आ जाएगी, मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगा. तो फोर्स की वजह से सेकंड चीज जो क्रिएट हो सकती है, जो डेवलप हो सकती है, दैट इज द वेलोसिटी. उसमें वेलोसिटी क्रिएट हो सकता है. और बताइए, आप सभी थोड़ा आइडिया लगाइए कि जब वेलोसिटी आएगी तो मैं भी पॉसिबल कि उसमें एक्सेलरेशन इंड्यूस हो जाए. तो थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. हम अब आगे बढ़ेंगे कि बॉडी में एक्सेलरेट कर सकती है. अब डियर और बात करें तो डियर यहाँ समझना कि अपने पास ये बॉडी है और अपन ने इस पर कोई फोर्स लगाया, पुश टाइप का. पुश को मैं टेक्निकली कंप्रेसिव फोर्स बोलूंगा. जब मैं इसे कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा तो हो सकता है कि इसकी लेंथ कम हो जाए. तो लेंथ में क्या आएगा? लेंथ में क्या आ सकता है? इसकी वजह से बॉडी डिफॉर्म कर सकती है. तो डियर, इसी फोर्स का एक इफेक्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द डिफॉर्मेशन. दैट इज कॉल्ड द डिफॉर्मेशन. और सॉम में जब मैं आगे जाऊंगा तो इस डिफॉर्मेशन को जिस टर्म में मेजर किया जाएगा, इसे वहां डिफॉर्मेशन नहीं बोला जाएगा. इसे जिस टर्म में मेजर किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन. उसे वहां पे स्ट्रेन बोला जाएगा. तो स्ट्रेन इज द नथिंग, इट इज द मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ डिफॉर्मेशन, या इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन को जिस टर्म में मेजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिफॉर्मेशन. और डियर, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या? डिफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन डायमेंशंस.
बॉडी की डायमेंशंस में लेंथ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डाया फोर्स की वजह से बढ़ भी इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो डियर दैट इज कॉल्ड द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन डायमेंशन। और डियर जब किसी चीज में चेंज आता है, वन थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर, अगर जब भी किसी चीज में चेंज आता है तो डियर आपका सराउंडिंग सबसे पहले उसे अपोज करता है, अपोजिंग फोर्स आएगा। तो बॉडी जब डिफॉर्म होना चाहती है, डिफॉर्मेशन इंड्यूस होना चाहता है, तो बॉडी का एक इंटरनली प्रॉपर्टी है कि वो उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस। तो what is the stress? Stress is the nothing. It is the resistance to the deformation. Resistance to the deformation means डिफॉर्मेशन होने का जो कैपेबिलिटी है उसको रजिस्ट करेगा। मतलब बेसिकली जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही कम बॉडी डिफॉर्म होगी। तो these are the 6 basic parameters that are arise during the force applied on the body। या आप ऐसा कहिए ये 5 पैरामीटर से जो इफेक्ट हो सकते हैं जब आप फोर्स लगाओगे किसी बॉडी पे। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा कि मैकेनिक्स होता क्या है और एक फोर्स का क्या क्या इफेक्ट एक बॉडी पे हो सकता है। चलिए हम कंटिन्यू आगे करने वाले इसी चीज को कंटिन्यू अपन आगे करेंगे। तो बात ये करते हैं कि कब तो डिस्प्लेसमेंट होगा और कब डिफॉर्मेशन होगा। मतलब बॉडी कब तो फोर्स की वजह से डिस्प्लेस होगी और कब फोर्स की वजह से डिफॉर्म होगी। ये 2 चीजों के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। तो पहली बात तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की बात कही। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वजह से जो पोजीशन में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और व्हाट इज द डिफॉर्मेशन? दैट इज द चेंज इन डायमेंशन। Change in dimension is called as a deformation। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए दोनों चीजों को। अगर यहाँ तक आपको थोड़ा समझ में आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। डियर यूनिवर्स का एक लॉ है, एक नियम बनाया हुआ है दुनिया ने कि इफ यू वांट टू चेंज इन एनीथिंग यू वांट टू फेस ए रेजिस्टेंस। जब भी आप दुनिया में किसी भी चीज को चेंज करना चाहते हो तो वो जो भी बॉडी होगी, सच बॉडी आर रजिस्ट दैट चेंज। उस चेंज को वो बॉडी रजिस्ट करेगा। तो डियर जब आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो ये रजिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। या फिर दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, नहीं करेगी जब तक आप उसके इनर्शिया फोर्स को कम नहीं करोगे। ओके। और डियर जब आप इसकी डायमेंशंस में चेंज लेके आना चाहते हो तो अगर चेंज करना चाहते हो तो ये बॉडी रजिस्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस। लाइक दिस सेम एग्जाम्पल, सेम एनालॉजी अगर मैं बात करूं तो फ्लूइड की बात करूंगा। फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी होता है फ्लो होने का। फ्लूइड आर फ्लोइंग। फ्लूइड फ्लो होने की प्रॉपर्टी रखता है। उसके बाद फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है। पर डियर वो फ्लो तभी होगा जब वो अपनी विस्कोसिटी को ओवरकम करेगा। अगर उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई तो वो अपने फ्लो को रजिस्ट कर देगी और फ्लूइड कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाएगा। तो हर एक चीज में एक रेजिस्टेंस है डियर। जब भी कोई चीज
चेंज होना चाहेगा, किसी भी चीज में चेंज लेके आना चाहोगे तो सिस्टम आर अपोज दैट चेंजेज। सो आप बिल्कुल बिल्कुल इसे अच्छे से समझना। तो डियर अपन बात कर रहे थे कि कब तो बॉडी की डायमेंशंस चेंज होगी और कब उसकी पोजीशन चेंज होगी, दैट आर डिपेंड ऑन द बॉडी। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, दैट आर डिपेंड ऑन द बॉडी। तो अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी की बात करता हूं पहले। चलिए बॉडी की बात करें कि ये बॉडी क्या होती है। तो डियर बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। One is called as a solid body and second is called as a fluid. Second is called as a fluid. So body are classified into two category. One is called the solid and another is called the fluid. अगर अपन बात करें What about the fluid? फ्लूइड के बारे में अगर बात करें तो what is the fluid? तो फ्लूइड क्या होगा? तो बड़ा बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो बेसिक डेफिनेशन फ्लूइड के बारे में क्या होगा? That is the any substance which can flow. Any substance which can flow, that is called the fluid. वो हर एक सब्सटेंस जो फ्लो होने की कैपेबिलिटी रखता है, that is called the fluid. मैं यहाँ फ्लूइड पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, ये एज ए पार्ट होगा किसी ना किसी सब्जेक्ट का, तो मैं वहाँ पे बात करूँगा। मेरा बात अभी सॉलिड बॉडी के बारे में बात की जाए तो सॉलिड बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। One is called as deformable rigid body और second one is called as a rigid body and second one is called as a deformable body. ये मान के चलिए कि सॉम यहीं से स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं जाके, सॉम यहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने आपको बोला कि अपने पास बेसिकली दो टाइप का बॉडी होता है, वन इज कॉल्ड द रिजिड एंड अनदर इज कॉल्ड द डिफॉर्मेबल। these two categories आर क्लासिफाइड इनटू सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी के अंदर दो बॉडी की बात अपन कर रहे हैं, रिजिड और डिफॉर्मेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अबाउट रिजिड बॉडी। मैं रिजिड बॉडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स की बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि किस टाइप की बॉडी रिजिड होती है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेके बात करूं तो मेरे पास एक बॉडी है डियर, दैट इज द रिजिड बॉडी। और यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, दो पार्टिकल चूज कर लेता हूँ, पार्टिकल नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 2। मैं अज्यूम कर रहा हूं दो पार्टिकल और इनके बीच का एक डिस्टेंस अज्यूम कर लिया डियर, दैट इज द एल, डिस्टेंस एल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी, दैट इज द इनिशियल पोजीशन, दैट इज द इनिशियल पोजीशन। ओके, now we will apply a external force on the body. अब मैंने बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, that is the F. After the application of these external force, अब इस एक्सटर्नल फोर्स के बाद, लगाने के बाद सेम पार्टिकल्स के बीच का now the distance between these two particles is become L dash. अब ये आपकी डिस्टेंस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स L dash हो गया। There, that is the final position of beam. That is the final position of beam. तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा।
अगर कोई बॉडी है, एक फोर्स लगाया एक्सटर्नल एफ, दैट इज द इनिशियल पोजीशन बिटवीन पार्टिकल डिस्टेंस एल, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फाइनल पोजीशन बिकम द एल डेज। तो डियर, अगर ये रिजिड बॉडी हुआ तो आपसे क्वेश्चन आपसे अक्सर किया जाएगा कि क्या रिलेशन होगा एल और एल डेज में, क्या रिलेशन होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रिजिड बॉडी में डियर that deformation become the L equal to L dash, मतलब दो पार्टिकल के बीच का रिलेटिव पोजीशन कभी चेंज नहीं होगा अगर ये बॉडी रिजिड हुआ। ये पार्टिकल के बीच का जो चेंज होता है ना डियर, चेंज बिटवीन डायमेंशंस, चेंज इन द डायमेंशन बिटवीन टू पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच का जो डायमेंशन चेंज होता है दैट इज कॉल्ड द डिफॉर्मेशन। तो व्हाट इज द डिफॉर्मेशन? चेंज इन डायमेंशन। और चेंज इन डायमेंशन मतलब डियर, चेंज इन डायमेंशन मतलब फाइनल डायमेंशन माइनस इनिशियल डायमेंशन। फाइनल मीन्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और इनिशियल मीन बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स लगाने के बाद और फोर्स लगाने से पहले की जो डायमेंशंस के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द डिफॉर्मेशन। तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें फाइनल और इनिशियल सेम होता है, उसमें कोई डायमेंशन चेंज नहीं होगी, जो पहले डायमेंशन थी बाद में भी वही रहेगी। तो यू कैन से, आप यहाँ से एक चीज कह सकते हो कि जो डिफॉर्मेशन होगा वो जीरो होगा। रिजिड बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होगा वो जीरो होगा। और डियर, अगर ये डिफॉर्मेबल बॉडी होगी तो हो सकता है कि फाइनल लेंथ इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, हो सकता है वो डिक्रीज हो जाए, मतलब डिफॉर्मेशन रहने वाला है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा। और डियर, ड्यू टू दिस डिफॉर्मेशन, यहाँ डिफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से उसमें स्ट्रेन आती है और उसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस आती है। तो डियर, एक बात बड़ा क्लियर कर लो यहाँ पे कि जो आपको ये तीन में, ये जो मैंने ब्लू कलर में पैक किया है, ये तीन टर्म रिलेटेड है रिजिड बॉडी। अगर आप किसी बॉडी रिजिड है और आप उस पर फोर्स लगाओगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा, इससे रिलेटेड सारी चीजें आएगी। तो ये तीन चीजें रिजिड बॉडी के लिए होगी। और अगर कोई डिफॉर्मेबल बॉडी है आपके पास और उस पर आपने अगर फोर्स लगाया तो उसके ये दो इफेक्ट होंगे। These two effects are categorized into the deformable body। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो मैंने यहाँ पे कहा है, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी में क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ बात करूंगा कि बेसिक क्या क्या डिफरेंस है। तो डियर, पहला डिफरेंस, रिलेटिव पोजीशन बिटवीन पार्टिकल डज नॉट चेंज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में जो रिलेटिव पोजीशन होती है पार्टिकल के बीच की वो चेंज नहीं होती है, मतलब उनकी डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आता है। लाइक दैट, इससे समझिए अगर ये रिजिड बॉडी है और फोर्स लगाया और ये यहाँ आ गई, इसकी डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। लेकिन अगर ये डिफॉर्मेबल बॉडी होती तो डियर इसकी डायमेंशंस में चेंज आ जाता। तो आपको बोला जाएगा पहला डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट डिफरेंस यही है डियर, रिलेटिव पोजीशन बिटवीन पार्टिकल डज नॉट चेंज अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इन द रिजिड बॉडी। और डिफॉर्मेबल में द रिलेटिव पोजीशन बिटवीन पार्टिकल विल चेंज। जब चेंज होगा दैट इज कॉल्ड द डिफॉर्मेशन, और उस डिफॉर्मेशन को मेजर किया जाएगा स्ट्रेन के टर्म में। ठीक है डियर, अब आ जाइए दूसरा, रिजिड बॉडी का वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसकी डायमेंशंस चेंज नहीं होगी, जबकि वाहिल आपका डिफॉर्मेबल बॉडी में वॉल्यूम में चेंज आएगा और इसी चेंज को मेजर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के फॉर्म में किया जाएगा।
डियर जब एक रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाया जाएगा, एक रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाया जाएगा तो उसके इफेक्ट, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो सकता है, उसमें वेलोसिटी आ सकती है, उसमें एक्सेलरेशन आ सकता है। दीज थ्री थिंग्स आर अराइज इन द रिजिड बॉडी। और फोर्स और उसका इफेक्ट अगर रिजिड बॉडी के बारे में बात की जाए तो सच सब्जेक्ट इज नॉन एज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसी सब्जेक्ट को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। वहां पे एक फोर्स का एक बॉडी पे इफेक्ट दिखाया जाता है कि बेसिकली फोर्स का क्या इफेक्ट होगा एक बॉडी पे। तो यहाँ बात करें हम तो मैकेनिक्स में मैं डियर इसको यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, तो मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। तो मैकेनिक्स में सबसे पहला सब्जेक्ट दैट इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो सबसे पहले जब बीटेक में की बात करें तो फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है और आप बेसिकली 11th और 12th से पास होके आते हो तो वहाँ भी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बात की जाती है, जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स के लॉ, फ्रिक्शन, पुली, ये सभी चैप्टर इसी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर इंक्लूडिंग होते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको जिस बॉडी की स्टडी कराई जाती है बेसिकली वो एक रिजिड बॉडी होती है। रिजिड बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, दैट इज द बेसिक थिंग। अब बात करें सेकंड वन, अगर फोर्स और उसका इफेक्ट, डियर फोर्स और उसका इफेक्ट अगर आपने एक डिफॉर्मेबल बॉडी पे देख लिया तो उस डिफॉर्मेबल बॉडी में उस फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा और दिस डिफॉर्मेशन आर कॉल्ड एज ए स्ट्रेन और ड्यू टू द स्ट्रेन स्ट्रेसेस आर डेवलप। और इनकी स्टडी जिस सब्जेक्ट में की जाएगी डियर दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मॉस। तो आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किस बॉडी की स्टडी की जाती है, दैट इज द डिफॉर्मेबल बॉडी। कौन सी बॉडी की स्टडी की जाती है, दैट इज द डिफॉर्मेबल बॉडी। हम आगे बात करेंगे एक फोर्स और उसका इफेक्ट। अगर आपने फ्लूइड पे देख लिया, अगर एक फोर्स को फ्लूइड पे लगाया जाए और उसका इफेक्ट देखा जाए तो डियर ये पांचों इफेक्ट ही फ्लूइड में नजर आते हैं। और उस सब्जेक्ट की स्टडी जब की जाती है तो सच सब्जेक्ट इज नॉन एज ए मॉफ और इसे ही बोला जाता है एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स नाम सभी में आ रहा है तो मैकेनिक्स का मतलब फोर्स और उसका इफेक्ट, बस अलग अलग बॉडी बदल गई, अलग अलग सब्जेक्ट बदल गए, जबकि बिहेवियर सबका एक जैसा होगा उस फोर्स की वजह से। तो डियर एफएम में बात की जाए तो एफएम में इन सभी की स्टडी की जाती है। एफएम में फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर आपको सबसे पहला चैप्टर जो स्टैटिक्स होता है उसमें आपको यही बताया जाता है कि शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में रिलेशन बनाया जाता है, जिसे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के नाम से जानते हो। उसके बाद आप काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में बात करते हो। फिर आप डायनेमिक्स पढ़ते हो, सारी चीजें सेम आपको यही करवाई जाती है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे करते हो। तो डियर ये तीनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफी रिलेटेड हैं, ये काफी एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर आपको किसी भी एक सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होगा तो वो सारा का सारा तीनों में काम आने वाला है। तो आपको यह तीनों में ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सोम की बात कर ली जाए तो मैकेनिकल में मशीन डिजाइन में काम आता है। इसका एप्लीकेशन पार्ट मशीन डिजाइन है और यहाँ इसका एप्लीकेशन पार्ट टॉस और आरसीसी, स्टील वगैरह सब्जेक्ट में काफी पूछा जाता है। सोम इज द बेसिक सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का एक बेसिक सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर का एक बेसिक सब्जेक्ट है जो आपको देखना होगा। एफएम की बात कर ली जाए तो एफएम में आप हाइड्रोलिक्स इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन
एफएम एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, एफएम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मिला हुआ एक सब्जेक्ट है। तो दीज आर द बेसिक सब्जेक्ट ऑफ द इंजीनियरिंग, वो मैकेनिकल हो या सिविल, दोनों की ही ये बेसिक है। तो मैं आपको यहाँ पे जिस सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, मैं सॉम आपको यहाँ पे अच्छे से डिटेल में बात करने जाऊँगा। आपको एक एक चीज़ सॉम की पता लग जाएगी, उसके अंदर जितना भी मैकेनिक्स में यूज करूँगा उसका मैं डिटेल में आपसे बात करूँगा। ठीक है डियर, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया। तो सॉम में कौन सी बॉडी की स्टडी की जाती है, तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि सॉम में हम एक डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करते हैं। और डियर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिजिड बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन, तो दैट इज द 0। मेनी नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आर अराइज दिस बेसिक कंसेप्ट। इस बेसिक कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो, जो ईएससी में, कहीं एसएससी जेईएन में, कोई गेट में, हर एक एग्जामिनेशन में इस बेसिक कंसेप्ट को काफी यूज किया गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का स्टडी करवाने वाला हूँ। इसी सब्जेक्ट को फॉरेनर राइटर्स की बुक पे अक्सर इस सब्जेक्ट का नाम लिखा होता है स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। चलिए यहाँ तक आई थिंक आप सबको क्लियर हुआ होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात करने चाह रहा हूँ। तो डियर अब हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा दिया, मैंने आपको इसका ओरिजिन बता दिया। अब मैं आप इसके पीछे पढ़ने के पीछे इसका एम की बात करते हैं। व्हाट इज द एम? क्या एम है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा जाए, क्यों स्टडी किया जाए? तो बेसिकली डियर सबसे पहले तो मैं इसके दो आस्पेक्ट पे बात करूंगा, दो व्यूज पे बात करूंगा। इसके मैं दो तरीके से बात करना चाहता हूँ। एक बात स्ट्रेंथ के मैटर में करना चाहता हूँ और एक मैथमेटिक्स के मैटर में करना चाहता हूँ। अब देखिए, अगर मैं किसी ब्रिज को डिजाइन कर रहा हूँ, मैं प्लेन को डिजाइन कर रहा हूँ, मैं मशीन को डिजाइन कर रहा हूँ, व्हाटएवर, जिस भी चीज को आप डिजाइन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है। अगर उसमें कोई फोर्स आएगा ड्यू टू द वर्किंग या ड्यूरिंग द वर्किंग, तो क्या वो स्ट्रक्चर उस फोर्स को सस्टेन करने के काबिल भी है या नहीं? क्या वो फेल तो नहीं हो जाएगा? लाइक द एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर मैं एक ब्रिज को बनाऊंगा, तो ब्रिज को अगर मैंने बनाया तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो ब्रिज फेल हो। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं इस ब्रिज को जो बना रहा हूँ उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है। मान लीजिए लेट सपोज उसकी आपने ये कहा कि इस ब्रिज का मैक्सिमम कैपेसिटी एट अ टाइम 100 ट्रक्स आर पासिंग थ्रू दिस ब्रिज। अगर 100 ट्रक इस ब्रिज से पास हो जाएंगे तब भी ये सेफ रहेगा। लेकिन अगर इसमें से आपने 110 मतलब 110 ट्रक्स को अगर पास करा दिया, तो उनकी वजह से जो लोड आएंगे उसको ये ब्रिज सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो डियर यहाँ स्ट्रेंथ मेजर जो की जाएगी वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ही की जाएगी। दूसरा, इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट, इसका एम ये है डियर, जितना भी स्ट्रेस क्रिएट होगा ड्यू टू द फोर्स, या जितना भी स्ट्रेन या जितना भी डिफॉर्मेशन आएगा ड्यू टू द फोर्स, उसका कैलकुलेशन, उसका मैथमेटिकल मॉडल, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये सारी चीज मुझे डिराइव करनी होगी। तो टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन अंडर द वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग, we will study the strength of material। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसलिए ही पढ़ाया जाता है जिससे आप एक्सप्रेस कर सको उन चीज़ों को फाइनली निकाल सको। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो दैट इज द बेसिक बिहाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब हम थोड़ा आगे बात करें, इस सब्जेक्ट के एम की बात हो चुकी है, तो चलिए हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थोड़ा बहुत आगे और देखते हैं डियर। तो मैं थोड़ा बहुत और कंसेप्ट आपको समझाता हूं। तो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट कि हम कौन से सब्जेक्ट की स्टडी करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया लगा और आपको इनकी इंपॉर्टेंस नजर आ रही है डियर। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एफएम और मैकेनिक्स,
these are the around 25% questions arise in various type of examination. मैं यहाँ क्लासीफाइड नहीं कर रहा हूँ गेट या एसएससी जेईई आईएएस, नहीं, सभी एग्जामिनेशन में लगभग 8% और 8% अराउंड 24% क्वेश्चंस अराइज इन दीज 3 पोर्शन. तो दीज आर द बेसिक सब्जेक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करेंगे. तो अब मैं आपको सबसे पहले सॉम के पहले अजम्पशन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और उसकी बात करेंगे. सॉम के फर्स्ट अजम्पशन से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं और उससे हम आगे स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन कर पाएंगे. तो हम यहाँ बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट सॉम. तो डियर, अपने पास एक 3D में एक स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस. लेट सपोज इसका लेंथ L है, इसका विड्थ B है और इसका थिकनेस T है. Dear, first assumption, SOM, structure should be prismatic. Structure should be prismatic. अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये प्रिज्मेटिक होता क्या है. तो मैं यहाँ पहले प्रिज्मेटिक को डिफाइन करूँ कि ये प्रिज्मेटिक होता क्या है. तो क्रॉस सेक्शन एरिया throughout the length should be constant. डियर, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा थ्रू आउट द लेंथ वो कैसा होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए. अब क्या मतलब है. तो डियर, इस पूरे लेंथ L में इस टाइप का अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे, इस पूरी लेंथ के अलोंग, तो इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन एरिया. If these all cross section area are same throughout the length, then we called as a prismatic structure. अगर ये नॉन प्रिज्मेटिक होगा तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ सेम नहीं होगा, अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया होगा लाइक दिस. इस एग्जांपल से समझ सकते हो. These are the non-prismatic area, dia increasing from one end to another end. तो आप इसे बोल सकते हो कि ये यहाँ पे कैसा है, तो यहाँ पे ये नॉन प्रिज्मेटिक है. अब यहाँ में इसके 3D स्ट्रक्चर है डियर. मैं 2D की बात करूँ, समझने की कोशिश करिएगा. मेरे पास ये लेंथ L है, ठीक है, और मैंने इसका ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया को यहाँ लगा दिया और इस क्रॉस सेक्शन एरिया का एक पर्टिकुलर CG होगा. अब बात करें इस पूरी लेंथ L में से कितने क्रॉस सेक्शन एरिया हैं, तो इन्फिनिटी. अब बताइए इस पर्टिकुलर का सेंट्रोइड ये है तो इसमें कितने सेंटर होंगे, तो देट आर द इन्फिनिटी. अगर अंदर की बात करें तो कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा. सभी के सेंटर अगर अलग अलग मिला लिए जाएं, तो अगर सभी के सेंटर मिला दिए जाएं तो एक लाइन बनेगा. सच लाइन इज कॉल्ड एज longitudinal line or
सेंट्रोइडल लाइन, लॉन्गिट्यूडनल लाइन और सेंट्रोइडल लाइन लॉन्गिट्यूडनल लाइन और सेंट्रोइडल लाइन। तो डियर ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन और सेंट्रोइडल लाइन कैसे बनी, तो आप कहोगे कि इस पूरी लेंथ एल में इन्फिनिटी क्रॉस सेक्शन एरिया थे, सभी के अपने अपने सेंटर थे, सभी सेंटर को अगर ज्वाइन किया जाए अलोंग द लेंथ दैट लाइन इज कॉल्ड द सेंट्रोइडल लाइन या फिर लॉन्गिट्यूडनल लाइन। आई थिंक आप सबको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपके सामने आगे बढ़ने वाला हूँ। अब अगर बात करें तो आपको सॉम के अंदर 1D देगा, एक लाइन बना के देगा, सच लाइन इज द सेंट्रोइडल लाइन और इसके सामने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी होगा, लेट सपोज रेक्टेंगुलर हुआ तो रेक्टेंगुलर, आप रेक्टेंगुलर हो तो रेक्टेंगुलर, सर्कुलर होगा तो सर्कुलर, आई सेक्शन, टी सेक्शन, वॉट जो भी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो सामने आपको बना के देगा। मान लीजिए इस एंड को अपन ने फिक्स कर दिया तो यहाँ से इसे फिक्स कर दिया जाएगा और यहाँ से इस तरह से इसे फिक्स कर दिया जाएगा। तो डियर सॉम में अगर आपको ये 1D में दे रहा है, 1 डायमेंशनल बॉडी दे रहा है, तो आपको इससे इस चीज को देखना पड़ेगा, आपको इमेजिनेशन इसका करना होगा, आपको गिवन ये होगा और इमेजिनेशन कहीं ना कहीं यहाँ जाना चाहिए। तो these are the some basic concept behind before the preparing of strength of material। अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को जानना चाहते हो तो ये बेसिक इनिशियल कंसेप्ट है जो हम सबको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, पूरे के पूरे सॉम में मैं आपको 4 स्ट्रक्चर का स्टडी करवाऊंगा। वन इज कॉल्ड द बार। मैं सबसे पहले आपसे बार पे बात करूंगा, आफ्टर दैट मैं आपको बीम बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं शाफ्ट पे बात करूंगा और लास्ट वन दैट इज द स्ट्रक्ट और कॉलम। तो these are the 4 basic structure we study in the strength of material। हम ये 4 बेसिक आपके पास स्ट्रक्चर हैं जिनकी स्टडी सॉम में की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अगर अपन कहें कि ये स्ट्रक्चर किस टाइप का है, क्या नाम देंगे, तो डियर दीज आर, इसका कोई नाम नहीं होगा। अगर आपने एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन के अलोंग कोई फोर्स लगा दिया तो ड्यू टू दिस फोर्स दिस स्ट्रक्चर आर नॉन एज अ बार, ये बार बन जाएगी। अगर यही आपने टेंसाइल नेचर का लगा दिया तो दैट इज कॉल्ड द टाई बार। अब हम बात करें, अगर आपने कोई फोर्स इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन के परपेंडिकुलर लगाया तो ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर लोड इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स शियर लोड। इस ट्रांसवर्स शियर लोड की वजह से इस स्ट्रक्चर का नाम बीम हो जाएगा। ये एक ही स्ट्रक्चर है लेकिन नाम बदल रहे हैं अकॉर्डिंग टू लोडिंग। आप लोडिंग किस हिसाब से बीम पे अप्लाई कर रहे हो उसी के हिसाब से इनके नाम चेंज हो रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई टॉर्क लगा दिया, टॉर्क अगर टी लगा दिया तो इस टॉर्क की वजह से इस स्ट्रक्चर का नाम शाफ्ट हो जाएगा। और अगर आपने कोई कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया, तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्ट। और इसी को अगर आपने वर्टिकल कर दिया लाइक दिस, आपने ऐसे कर दिया तो इसी का नाम हो जाएगा आपके पास कॉलम। तो दीज आर नॉन एज अ कॉलम। किस नाम से जाना जाएगा? कॉलम। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हुआ होगा कि हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं और मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे अपन इन्हीं स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, इन्हीं के बारे में हम हर बार यही बात करेंगे। तो कोई सा भी स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइन। अब लॉन्गिट्यूडनल लाइन के रेस्पेक्ट में कैसे लगाते हो, इस लोड को उसी के हिसाब से इसका स्टडी किया जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बताऊंगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। तो थैंक यू सो मच।
फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.